सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि आज आपका सुबह टेस्ट हुआ था और उस टेस्ट में आपको एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए दिए गए थे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो स्टूडेंट लेट आए थे, कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा गलत हैं। तो उसको देखते हुए ये आपकी सॉल्यूशन क्लास लगाई गई है। इसमें जो क्वेश्चंस के आंसर आपने गलत दिए थे उन आंसर्स को यहाँ पर सॉल्व करवाया जाएगा और आपको जो आपकी जो गलतियाँ हैं उन गलतियों को यहाँ पर ठीक किया जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पूरी क्लास को अटेंड करनी है और एज ए टेस्ट सीरीज आपको इसको वापस से सॉल्व करना है, ठीक है। तो प्रत्येक सवाल मैं आपसे पूछूंगा और उसका आपको लाइव चैट बॉक्स में मैसेज जवाब देना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफर। और बायोलॉजी का जो टेस्ट होना था वो किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो उस टेस्ट को हमने कल शिफ्ट कर दिया है। वो टेस्ट आपका कल होगा, जरूर से होगा, कोई दिक्कत नहीं। कल शाम को हो जाएगा वो आपका टेस्ट। और कल सुबह वाली जो क्लास है वो बुक रहेगी। सुबह जो क्लास होती है एग्रीकल्चर की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज वो होगी और शाम को जो बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज रहती है वो भी रहेगी। और शाम का समय जो होगा, शाम को 5 या 6 बजे या 7 बजे जैसे भी हमें समय मिलता है उससे पहले हम आपको सूचना दे देंगे। लगभग शाम को 5, 6, 7 बजे के समथिंग ये टेस्ट होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि कल आपको बायोलॉजी का टेस्ट देना है और आज हम अभी इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में सबसे अधिक उगाए जाने वाला फल है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, यहाँ पर पूछा गया है उगाए जाने वाला फल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा केला, बी है हमारा आम, सी है हमारा चीकू और डी है हमारा बेर। अब देखिए उगाए जाने से मतलब है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, सबसे ज़्यादा एरिया पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। ना कि सबसे ज़्यादा उगने या सबसे ज़्यादा उत्पादित होने वाला फल पूछा गया है। क्या पूछा गया है यहाँ पर, पूछा गया है उगाए जाने वाली, यानी कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा केला, बी है हमारा आम, सी है हमारा चीकू और डी है हमारा बेर। जिसने इसका आंसर दिया था आम, बिल्कुल सही जवाब है उनका। सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है, सबसे ज्यादा उगाया जाता है आम। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है तो फिर सबसे ज्यादा उत्पादन केले का होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा उगाया तो आम जाता है, यानी कि क्षेत्रफल तो सबसे ज्यादा मैंगो का है, लेकिन जो सबसे ज्यादा उत्पादित होता है या सबसे ज्यादा जिसका उत्पादन होता है वो आपका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केला हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, देखिए अगला सवाल क्या है, भारत में सबसे अधिक उर्वरक उपयोग किस राज्य में है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत में सबसे अधिक उर्वरक उपयोग किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए है आपका उत्तर प्रदेश, बी है आपका मध्य प्रदेश, सी है आपका राजस्थान और डी है आपका बिहार। जवाब देना है आपको, लाइव चैट बॉक्स में जवाब दीजिए इसका। क्या होगा इसका जवाब, भारत में सबसे अधिक उर्वरक उपयोग किस राज्य में होता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार, ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा इसका जवाब। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। जो सबसे ज़्यादा उर्वरक होता है वो उपयोग कहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा उर्वरक उपयोग कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा उर्वरक उपयोग होता है, ठीक है। आगे बात समझ में। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जिसको नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के नाम से भी जानते हैं, इसको राष्ट्रीय बागवानी मिशन भी कहते हैं और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 2009, बी है हमारा 2005, सी है हमारा सन 2000 और डी है हमारा 1990। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब, ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ, 2009, 2005, 2000 या 1990। जिसने इसका, देखिए जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला उनका गलत है। जिसने बी जवाब दिया है 2005, बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ था, राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रारंभ हुआ था 2005 में। कब प्रारंभ हुआ, सन 2005 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रारंभ हुआ था। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एग्रीकल्चर सेगमेंट में ये पूछा जाता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से भी केयरफुली आपको देखना है कि जब नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड पूछा जाता है आपसे तो उसका तो जवाब होगा गुड़गांव, और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जब पूछा जाता है तो उसका आंसर हो जाएगा 2005। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 2 अप्रैल, बी है हमारा 5 जून, सी है हमारा 8 सितंबर और डी है हमारा 10 सितंबर। जवाब दीजिए क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 2 अप्रैल, 5 जून, 8 सितंबर या फिर 10 दिसंबर। क्या होगा इसका जवाब, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 2 अप्रैल, 5 जून, 8 सितंबर या फिर 10 दिसंबर।
ABCD क्या होगा विश्व पर्यावरण दिवस। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला 5 जून, बिल्कुल सही जवाब है। विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून के दिन मनाया जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए पर्यावरण बहुत मायने रखता है। तो ये सवाल आपको पूछा जा सकता है और पीछे एग्जाम्स में पूछा भी गया है ये सवाल। तो ध्यान रखना कि ये वापस से आ सकता है और ये जरूरी नहीं है कि एग्रीकल्चर के एग्जाम में ही पूछा जाए, ये आपसे बायोलॉजी सेगमेंट में भी पूछा जा सकता है और कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उसमें ये पूछा जा सकता है आपसे, चाहे आप इंडिया लेवल का एग्जाम दे रहे हो या राजस्थान लेवल का या मध्य प्रदेश लेवल का या CG लेवल का, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून। हो सकता है कि इंटरनेशनल लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी पूछ ले, क्योंकि पर्यावरण तो सबका होता है ना, देश का भी होता है विदेश का भी होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अब देखिए बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज कैसे होते हैं? वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में उनको अंतर पता नहीं चल पाता। तो देखिए कैसे है, अगर आपसे पूछा जाए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है कहाँ पर, तो ये भी नई दिल्ली में है। और आपसे पूछा जाए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये दोनों ही नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है, तो जो परिषद होता है उसका वो एक अलग चीज़ है और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान वो एक अलग चीज़ है। जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसकी फुल फॉर्म है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1929 में। ठीक है, तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है वो उसकी स्थापना 1929 में हुई थी और इसको ICAR के नाम से जाना जाता है। ये नई दिल्ली के अंदर है। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, जिसको भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम से भी जानते हैं। उसकी स्थापना अगर आपसे पूछी जाती है तो उसकी स्थापना 1905 में हो जाएगी और उसका अगर आपसे प्लेस पूछ लिया जाता है, जगह पूछ ली जाती है, तो उसकी जगह भी हो जाएगी नई दिल्ली। ठीक है, ध्यान रखना, ये बिल्कुल फंडा क्लियर करने वाला सवाल था और ये कंफ्यूज कर देता है, बहुत बार कंफ्यूज कर देता है। बड़े बड़े स्टूडेंट होते हैं जो BSc लेवल के स्टूडेंट होते हैं उनको भी ये कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि एक वर्ड का अंतर होता है और एक वर्ड का भी अंतर एक ही है। ICAR की जगह वहां पर IARI आ जाता है और 1905 की जगह यहाँ पर 1929 आ जाता है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस प्रकार के कंफ्यूजन करने वाले सवाल आपको पूछे जाएंगे और हम टेस्ट सीरीज में ऐसे ही सवाल इंक्लूड करते हैं ताकि बच्चों को अभी यहाँ पर पता चल जाए कि हमारी कमजोरी क्या है और उसको वो अभी यहाँ पर सुधार ले ताकि आगे उन्हें एग्जाम में कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले मैं बता देता हूं कि अगर जो न्यू स्टूडेंट अभी अभी जुड़ा है और जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेस्ट नहीं दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। कल हमारा टेस्ट वापस से होगा, एग्रीकल्चर का नहीं तो बायोलॉजी का टेस्ट होगा, तो उसको आप दे सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। ठीक है, अब देखिए क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम मक्का किस्म जो भारत में विकसित की गई थी। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रथम मक्का किस्म जो भारत में विकसित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा गंगा फर्स्ट, बी है हमारा गंगा 2, सी है हमारा गंगा 3 और डी है हमारा गंगा 4। अब जवाब देना है आपको, प्रथम मक्का किस्म जो भारत में विकसित की गई थी, गंगा फर्स्ट, गंगा 2, गंगा 3, गंगा 4। क्या होगा इसका जवाब, बताइए जल्दी से, लाइव चैट बॉक्स में आपको जवाब देना है। क्या होगा इसका जवाब? जिसने इसका जवाब वहां पर दिया था ऑप्शन नंबर बी वाला गंगा 2 बिल्कुल सही जवाब है। प्रथम मक्का किस्म जो भारत में विकसित की गई थी उसको गंगा 2 के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उसको गंगा 2 के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, ये संकर किस्म थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम संकर किस्म पूछ लिया जाए या प्रथम मक्का की किस्म पूछ लिया जाए तो गंगा 2 है। ध्यान रखना, वापस से कह रहा हूँ, गंगा 2 है। ध्यान रखना, ये सवाल पीछे जेट में कई बार आ चुका है और वापस से आएगा भी। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृदा विज्ञान के जनक कौन है? मृदा विज्ञान के जनक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा पीटर डिक्रीसेंजी, बी है हमारा डोक्यूचेव, सी है हमारा विलियम केरी और डी है हमारा एजे बटलर। अब जवाब देना है आपको, मृदा विज्ञान के जनक कौन है, ए, बी, सी या फिर डी, पीटर डिक्रीसेंजी, डोक्यूचेव, विलियम केरी या एजे बटलर। क्या होगा इसका जवाब? मृदा विज्ञान के जनक, मृदा विज्ञान के जनक बताना है आपको, कौन होगा मृदा विज्ञान का जनक? जिसने ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है डोक्यूचेव, बिल्कुल सही जवाब है। मृदा विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वो डोक्यूचेव माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? डोक्यूचेव माने जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सस्य विज्ञान के जनक कौन है तो सस्य विज्ञान के जनक का आपको सीधा सा जवाब देना है पीटर डिक्रीसेंजी को सस्य विज्ञान का जनक या फिर फादर ऑफ एग्रोनॉमी के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, ये इस प्रकार के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, आईसीआर के एग्जाम में मोस्टली पूछे जा सकते हैं, तो आपको सभी क्वेश्चंस को कवर अप करते हुए चलना है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। तो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस आपको वहां पर जो आप एग्जाम दोगे तो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो बहुत ही ज्यादा ईजी होंगे, तो उनसे आपको ना तो ज्यादा बेनिफिट होता है ना ज्यादा लॉस होता है, तो ऐसे क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय फल। लेकिन यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उस ऑप्शंस में आपको सामान्य नाम ना देकर उसके वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं, तो इस प्रकार से जब वैज्ञानिक नाम याद होगा आपको तो उसका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय फल जो होता है वो मेंजीफेरा इंडिका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, मेंजीफेरा इंडिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरोइंग क्रिया का संबंध किस फसल से है। एरोइंग क्रिया का संबंध किस फसल से है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा गन्ना, बी है हमारा मूंगफली, सी है हमारा कपास और डी है हमारा धान। अब बताना है आपको एरोइंग की क्रिया का संबंध किस फसल से है, फिर मैं बताऊंगा एरोइंग होता क्या है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको पूरी जानकारी। जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर ए है हमारा गन्ना, बी है हमारा मूंगफली, सी है हमारा कपास और डी है हमारा धान। बताइए जल्दी से, एरोइंग क्रिया का संबंध किस फसल से है। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला गन्ना, बिल्कुल सही जवाब है। जो गन्ने में पुष्पक्रम होता है वो एरो कहलाता है, और पुष्पक्रम के बनने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, एरोइंग कहलाती है। ठीक है, समझिए इसको ध्यान से समझिए, एरोइंग क्रिया का संबंध किस फसल से है। तो एरोइंग क्रिया का संबंध किस फसल से हो जाएगा, एरोइंग क्रिया का संबंध हो जाएगा गन्ने की फसल से। ठीक है, किससे होगा, गन्ने की फसल से होगा। देखिए गन्ने का जो पुष्पक्रम होता है वो एरो होता है। क्या होता है, गन्ने का पुष्पक्रम एरो होता है, और पुष्पक्रम के खिलने की जो क्रिया होती है वो एरोइंग के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है, एरोइंग के नाम से जानी जाती है। इज दैट क्लियर। अगला सवाल देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपास में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है। कपास में, कपास यानी कि कॉटन में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा सेपोनिन, बी है हमारा गोसीपाल, सी है हमारा अल्फा टॉक्सिन और डी है हमारा एस्परजिलस। जवाब दीजिए जल्दी से क्या है, फिर मैं आपको बहुत ही अमेजिंग जानकारी दूंगा। कपास में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है, सेपोनिन, गोसीपाल, अल्फा टॉक्सिन या फिर एस्परजिलस। अब देखिए जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला गोसीपोल, बिल्कुल सही जवाब है। कपास में जो विषैला पदार्थ पाया जाता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम गोसीपोल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गोसीपोल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये सवाल खत्म हो गया, लेकिन एक रिलेटेड जानकारी और दे देता हूँ। आपने कभी कभी मूंगफली खाते हो आप, तो मूंगफली खाते खाते आप कच्ची खाओ या सिकी हुई खाओ, मोस्टली जो कच्ची खाते हैं उसी में ये समस्या होती है कि आप खाते हो तो खाते समय आपको एक कड़वी सी मूंगफली आ जाती है आपके मुंह में। तो वो कड़वी सी मूंगफली जो होती है उसके अंदर जो कड़वाहट होती है वो कड़वाहट होती है अल्फा टॉक्सिन के कारण। किसके कारण होती है, अल्फा टॉक्सिन के कारण होती है। और इस अल्फा टॉक्सिन को जो पैदा करता है, उत्पन्न करता है मूंगफली के अंदर, वो करता है आपका एस्परजिलस कवक। कौन सा कवक करता है, एस्परजिलस कवक करता है। तो एक बार पीछे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया था अपने एग्रीकल्चर में कि जो मूंगफली होती है उसमें कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है, तो वो विषैला पदार्थ हो जाएगा अल्फा टॉक्सिन। और अगर वो उसमें ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि वो अल्फा टॉक्सिन जो विषैला पदार्थ है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो वो एक कवक से बनाया जाता है और उस कवक का नाम होता है एस्परजिलस। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला सवाल है हमारा, ग्रीन हाउस प्रभाव किसने दिया था। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। देखिए आपको पता होगा कि जब हम हमारे वातावरण में या पर्यावरण में बहुत सारी जो हानिकारक गैसें होती हैं वो निकलती हैं और वो एक विशेष प्रकार का इफेक्ट उत्पन्न करती है, जिससे सूरज से आने वाली जो किरणें होती हैं वो अंदर तो आ जाती है, हमारे उसके अंदर तो आ जाती है, पृथ्वी का जो वातावरण होता है उसके अंदर तो आ जाती है, लेकिन उस ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण उससे विपरीत होकर या उससे विचलित होकर बाहर नहीं जा पाती और वापस से टकराकर उस प्रदूषण की परत से टकराकर वापस से अंदर आ जाती है और विशेष प्रकार की हीट उत्पन्न करती है। उसी को हम ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जानते हैं। थोड़ा मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा सा ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक आपका मोस्टली थोड़ा पर्यावरण से ज़्यादा रिलेट करता है, तो अपने को ज़्यादा इसमें नहीं घुसना है। बस इसका आंसर ध्यान रखना, इसका जो आंसर होगा वो होगा फोरलेट। तो ध्यान रखना, ग्रीन हाउस प्रभाव किसने दिया था, ग्रीन हाउस प्रभाव दिया था फोरलेट नामक साइंटिस्ट ने। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेशम उत्पादन में भारत का स्थान है। रेशम उत्पादन में भारत का स्थान है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा प्रथम स्थान, बी है हमारा द्वितीय स्थान, सी है हमारा तृतीय स्थान और डी है हमारा चतुर्थ स्थान। तो बताइए जल्दी से, रेशम उत्पादन में भारत का स्थान होगा, प्रथम स्थान होगा, द्वितीय स्थान होगा, तृतीय स्थान होगा या फिर चतुर्थ स्थान होगा। बताइए जल्दी से, रेशम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान होगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ स्थान होगा। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब।
रेशम उत्पादन में भारत में रेशम उत्पादन में आपको जवाब देना है कौन सा स्थान है। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला द्वितीय बिल्कुल सही जवाब है। जो रेशम उत्पादन है उसमें भारत का कौन सा स्थान माना जाता है, रेशम उत्पादन में भारत को दूसरे स्थान पर रखा गया है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते देख। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला सवाल है हमारा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई थी, इसको केसीसी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो केसीसी होती है। अब ऑप्शन नंबर ए है आपका 2004, बी है आपका 2007, सी है आपका 2009 और डी है आपका 2010। अब किसान क्रेडिट कार्ड योजना का बताना है आपको, क्या होगा इसका जवाब। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई थी, ऑप्शन नंबर ए है 2004, बी है 2007, सी है 2009 और डी है आपका 2010। क्या होगा इसका जवाब, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई थी। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है किसान क्रेडिट कार्ड योजना का, जिसने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला 2004 बिल्कुल सही जवाब है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो शुरू हुई थी वो सन 2004 में शुरू हुई थी। कहाँ पर हुई थी, कब हुई थी, सन 2004 में शुरू हुई थी, कहाँ पर नहीं, कब हुई थी, कब हुई थी, 2004 में शुरू हुई थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धान की सूखा रोधी नई किस्में। देखिए धान की एक नई किस्म आई है जो सूखे को सहन कर सकती है, सूखा रोधी पूछा गया है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा सहभागी धान, बी है हमारा बासमती धान, सी है हमारा बाला और डी है हमारा जया। अब जवाब दीजिए, धान की सूखा रोधी नई किस्म होगी सहभागी धान, बासमती धान, बाला या फिर जया। क्या होगा इसका जवाब, जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला सहभागी धान बिल्कुल सही जवाब है। धान की सूखारोधी किस्म कौन सी हो जाएगी, धान की सूखारोधी किस्म सहभागी हो जाएगी। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आलू उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा उत्तराखंड, बी है हमारा राजस्थान, सी है हमारा उत्तर प्रदेश और डी है हमारा बिहार। तो सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है आलू का वो किस राज्य में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ पर होगा, उत्तर प्रदेश में होगा। ध्यान रखना सबसे ज्यादा आलू उत्पादन उत्तर प्रदेश के अंदर होगा। कहां पर होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसबगोल का वानस्पतिक नाम होगा। इसबगोल का वानस्पतिक नाम बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है हमारा कोडिया डाइकोटोमा, बी है हमारा प्लांटेगो ओबेटो, सी है हमारा अम्बिलिका ऑफिसिनेल और डी है हमारा कोई नहीं। तो इसबगोल का वानस्पतिक नाम बताना है आपको। कोडिया डाइकोटोमा होगा, प्लांटेगो ओबेटो होगा या अम्बिलिका ऑफिसिनेल होगा या ऑप्शन नंबर डी है हमारा कोई नहीं। क्या होगा इसका जवाब, अम्बिलिका ऑफिसिनेल। क्या होगा इसका जवाब बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला प्लांटेगो ओबेटो बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए ये जो इसबगोल वाला सवाल है ये एक बार बायोलॉजी सेगमेंट में पूछा गया था। जेट का जो एग्जाम था उसमें बायोलॉजी के अंदर इसको पूछा गया था कि इसबगोल का वानस्पतिक नाम क्या है। और एक बार पूछा गया था उसका जो संजीवनी बूटी जिसको बोलते हैं हम, सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में भी एक बार वानस्पतिक नाम पूछा गया था। तो वानस्पतिक नाम आपको बायोलॉजी में भी पूछे जा सकते हैं और एग्रीकल्चर में भी पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये, तो ये बहुत मदद करेंगे आपके वानस्पतिक नाम, क्योंकि क्वेश्चन को किसी भी प्रकार घुमाकर पूछा जा सकता है और उसका अगर वानस्पतिक नाम आपको याद होगा तो आप उसकी पूरी डिटेल बता सकते हो। अगर वानस्पतिक नाम याद नहीं है तो फिर आप वहां पर मात खा जाते हो और सब कुछ आते हुए भी आपका आंसर गलत हो जाता है। इसीलिए आपको वानस्पतिक नाम ज्यादा से ज्यादा याद करने। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है कि सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा चीन, बी है हमारा भारत, सी है हमारा भूटान और डी है हमारा अमेरिका। जवाब दीजिए, सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान होगा चीन, भारत, भूटान या अमेरिका। क्या होगा सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान, ए चीन, बी भारत, सी भूटान, डी अमेरिका। अब जिसने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला चीन बिल्कुल सही जवाब है। सोयाबीन का जो उत्पत्ति स्थान माना जाता है, ओरिजिन प्लेस माना जाता है, ये उद्भव केंद्र माना जाता है, वो किसको माना जाता है, वो माना जाता है हमेशा से ही चीन को। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भिंडी किस कुल का पादप है। ये जेट के अंदर बहुत बार आया हुआ सवाल है और बहुत कंफ्यूज करता है। मैंने पहले भी बता चुका हूँ, 10 बार बता चुका हूँ और जब तक ये क्वेश्चन मेरे सामने आता रहेगा तब तक मैं बताता रहूंगा, क्योंकि जितनी मैं बार बताऊंगा आपको उतनी बार आपको याद होगा। देखिए, एक तो भिंडी सब्जियों के अंदर, एक तो भिंडी और आप हमारी जो एग्रोनॉमिकल क्रॉप है उसके अंदर कपास, ये दोनों एक ही कुल के अंदर आती है और इस कुल का नाम है मालवेसी। तो ध्यान रखना, सिर्फ कपास और मालवेसी, सिर्फ कपास और भिंडी, ये दो ही ऐसी फसलें हैं, ये मालवेसी की हैं। ठीक है, भिंडी और कपास सिर्फ 2 ही ऐसी फसलें हैं जो मालवेसी के अंदर आती है, बाकी कोई भी क्रॉप मालवेसी के अंदर नहीं आती है। सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं जो हमारे सिलेबस के अंदर है। ध्यान रखना, सिर्फ उनकी बात की है मैंने यहाँ पर जो हमारे एग्रीकल्चर के सिलेबस में है। वैसे तो मालवेसी में बहुत सारे पौधे आते हैं, लेकिन हमारी जो सिलेबस में है वो एक तो भिंडी है
और भिंडी के अलावा एक है हमारा कॉटन या कपास। ठीक है, तो समझ में आ गया भिंडी किस कुल का है, भिंडी मालवेसी कुल का पादप है। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सब्जियों का सबसे बड़ा कुल कौन सा है, तो सब्जियों का सबसे बड़ा कुल कौन सा हो जाएगा, कुकुरबिटेसी कुल हो जाएगा, जिसको कुष्मांड कुल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कुकुरबिटेसी या कुष्मांड कुल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला सवाल है धान का खेरा रोग किसकी कमी से होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि के इतिहास का सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा गया है वो यही है कि धान का खेरा रोग किसकी कमी से होता है। अभी तो आप 12th क्लास में हो तो जेट में आएगा, फिर आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में आएगा, फिर सेकंड ईयर में आएगा, फिर आप एमएससी में आ जाओगे 3rd ईयर 4th ईयर के बाद में, तो एमएससी में आपसे पूछा जाएगा, फिर इंटरव्यू में पूछा जाएगा, फिर पीएचडी में पूछा जाएगा, फिर उसके बाद में जब आप कोई बड़ा अधिकारी बन जाओगे तो फिर आप किसी का इंटरव्यू लेने जाओगे तो आप भी उसको ये सवाल पूछोगे। ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इस सवाल में ऐसा क्या है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बोला जाता है क्योंकि बार बार आता है, दैट मींस इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट है दैट मींस हमें भी याद करना है, क्योंकि हमें भी आंसर देना है और हमें भी सिलेक्शन करवाना है। ठीक है, तो धान का खेरा रोग किसकी कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा जस्ता, बी है हमारा तांबा, सी है हमारा बोरोन और डी है हमारा कार्बन। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा इसका जवाब। धान का खेरा रोग किसकी कमी से होता है, जस्ता, तांबा, बोरोन या कार्बन। धान का खेरा रोग किसकी कमी से होता है, बताना है आपको। जस्ता, तांबा, बोरोन या कार्बन किसकी कमी से होगा। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला जस्ता या जिंक की कमी से, बिल्कुल सही जवाब है। जो धान का खेरा रोग होता है वो जस्ते की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, धान का खेरा रोग जस्ते की कमी से होता है। और इस खेरा रोग को हम जो संबंध करते हैं वो किससे करते हैं, धान से या चावल से करते हैं। मोस्टली ये किस में होता है, मोस्टली नहीं, लगभग ये सिर्फ और सिर्फ धान के अंदर ही देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो समझ में आ गया धान का खेरा रोग किसकी कमी से होता है। धान का खेरा रोग होगा जस्ते की कमी से, जिसको जिंक के नाम से भी जाना जाता है और जिसको ZnSO4 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वालिटी प्रोटीन मक्का किस्म में जीन कौन सा है। क्या है क्वेश्चन, ये पूछा गया है कि जो मक्का होती है उसके अंदर जब क्वालिटी प्रोटीन को डेवलप किया गया था तो उस डेवलप करते समय उसमें कौन सा जीन डाला गया था। क्वेश्चन को मैंने इजी फॉर्म में कर दिया है, आपको बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन तो थोड़ा टिपिकली बना के पूछेगा वो, आपको आंसर उसका इजी ही होगा। क्वेश्चन को वो इस प्रकार से पूछेगा कि क्वालिटी प्रोटीन मक्का किस्म, यानी कि जो क्वालिटी प्रोटीन वाली मक्का की किस्में होती हैं उन किस्मों को डेवलप करने के लिए उसके अंदर कौन सा जीन डाला गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका OPEC2, बी है आपका CRY2, सी है आपका STS फर्स्ट और डी है आपका VYZ फर्स्ट। क्या होगा इसका जवाब, बताइए जल्दी से। क्वालिटी प्रोटीन मक्का की वेराइटी OPEC2, CRY2, STS फर्स्ट या VYZ, क्या होगा इसका आंसर। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला OPEC2 बिल्कुल सही जवाब है। जो क्वालिटी प्रोटीन मक्का होती है उसकी किस्म जो डेवलप की जाती है वो डेवलप करने के लिए आपको OPEC2 जीन की जरूरत पड़ती है। और ये सवाल बार बार पूछा जाता है, OPEC2 जीन किसका संबंध है, OPEC2 जीन किसका संबंध है। OPEC2 जीन का संबंध सीधा बताना है आपको, क्वालिटी प्रोटीन मक्का की किस्म या वेराइटीज डेवलपमेंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अगला सवाल था निम्न में से भारतीय मछली है। क्योंकि एक ना एक सवाल तो आपसे मछली से पूछ ही लिया जाता है, कभी आ जाता है कभी नहीं आ जाता है, कभी ICR में आ जाता है, कभी BHU में आ जाता है। BHU के जब मैंने पेपर सॉल्व करवाए थे और जेट के भी सॉल्व करवाए थे, फिर ICR के भी करवाए थे, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि किस किस प्रकार से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसका जवाब देना है आपको, भारतीय निम्न में से कौन सी मछली भारतीय मछली है। ऑप्शन नंबर ए है आपका रोहू, बी है आपका कतला, बी है आपका मूरी, सी है आपका कतला और डी है आपका कोहिनूर। बताइए इसका क्या जवाब होगा। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला रोहू बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से भारतीय मछली कौन सी हो जाएगी, भारतीय मछली हो जाएगी आपकी रोहू। रोहू कौन सी मछली है, रोहू एक भारतीय वर्ग की मछली मानी जाती है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी है। सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा व्हाइट लैंगहॉर्न, बी है हमारा कड़कनाथ, सी है हमारा घाघस और डी है हमारा मलाया। जवाब दीजिए, सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी होगी WLH कड़कनाथ, घाघस या मलाया। व्हाइट लैंगहॉर्न, कड़कनाथ, घाघस या फिर मलाया, क्या हो जाएगा इसका जवाब। सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी, जिसने इसका जवाब दिया है व्हाइट लैंगहॉर्न बिल्कुल सही जवाब है। इसकी जो पैदाइश है वो पैदाइश इटली मानी जाती है। एक साल में 260 के समथिंग अंडे देती है। एक अंडे का वजन 58 ग्राम के समथिंग होता है। अंडे का जो कवर होता है वो 93% कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ठीक है,
ये इस प्रकार के सवाल आपसे बार बार पूछे जा सकते हैं। व्हाइट लैंग हॉर्न को सफेद लैंग हॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गाय के मांस को किस नाम से जाना जाता है। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो अभी कुछ समय पहले, लगभग साल 1.5 साल पहले, इस मांस के ऊपर कुछ विवाद भी हुआ था। तो बार बार अखबार में आता था कि ये वाला मांस बैन करो, ये मांस बैन करो। तो वो वहाँ पर गाय का मांस लिखा हुआ नहीं आता था, वहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ आता था, और वो वर्ड इनमें से लिखा हुआ है कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा बीफ, बी है हमारा पोर्क, सी है हमारा मटन और डी है हमारा मीट। बताइए जल्दी से क्या होगा। गाय के मांस को किस नाम से जानते हैं, गाय के मांस को किस नाम से जाना जाता है। अब देखिए जिसने इसका जवाब दे दिया है बीफ, बिल्कुल सही जवाब है। गाय के मांस को किस नाम से जानते हैं, गाय के मांस को बीफ के नाम से जानते हैं। लेकिन इसके नीचे 2-3 मांस और दिए गए हैं, उनको भी मैं समझा देता हूं, और यहाँ पर एक सबसे बड़ा फंडा क्लियर करूंगा आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, देखिए गाय का मांस तो होता है बीफ, समझ में आ गया आपका। अब ठीक है, अब यहाँ पर नीचे दिया गया पोर्क, सुअर का जो मांस होता है, सुअर का जो मांस होता है उसको पोर्क के नाम से जानते हैं। अब दिया गया है सी पे मटन। अब जो मटन का नाम जैसे ही मैंने बोला तो बच्चों का आंसर आएगा कि जो सर बकरी और बकरे का जो मांस होता है वो मटन कहलाता है। तो देखिए बच्चों, बकरे और बकरी का मांस मटन नहीं कहलाता है, क्योंकि ये तो अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं। लेकिन जो मटन होता है वो भेड़ का मांस होता है। कौन सा होता है, मटन जो होता है वो भेड़ का मांस होता है, और बकरी का जो मांस होता है उसको चेवन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, चेवन के नाम से जानते हैं। तो अब चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सुपरवाइजर में आया था कि बकरी के मांस को कहते हैं, और सबने मटन आंसर दिया था, और मटन आंसर उसका गलत था। उसका जो आंसर था वो आंसर था उसका चेवन। तो आपको ध्यान रखना है कि बकरी का जो मांस पूछा जाएगा तो बकरी के मांस का जवाब आपको देना है चेवन, मटन नहीं देना है। भेड़ का मांस होता है मटन। ठीक है, इज दैट क्लियर। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुर्गियों में फाउल पॉक्स का टीका कब लगाते हैं। मुर्गियां जो होती हैं उसमें फाउल पॉक्स का टीका कब लगाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 10 सप्ताह, बी है हमारा 12 सप्ताह, सी है हमारा 14 सप्ताह और डी है हमारा 16 सप्ताह। तो मुर्गियों में फाउल पॉक्स का टीका कब लगाते हैं, 10 सप्ताह, 12 सप्ताह, 14 सप्ताह या फिर 16 सप्ताह। बताइए जल्दी से, मुर्गियों में फाउल पॉक्स का टीका लगाया जाता है। ये सवाल बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया था। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुर्गियों के अंदर जो ये फाउल पॉक्स बीमारी होती है ये बहुत ही खतरनाक घातक बीमारी होती है, इसीलिए सवाल पूछा जाता है बार बार। जिसने इसका ऑप्शन दिया है सी जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। मुर्गियों के अंदर फाउल पॉक्स का टीका लगाया जाता है 14 सप्ताह की आयु में। समझ में आ गई बात। देखिए अगला सवाल देखिए, इसमें थोड़ा सा मुझे अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मिर्च की प्रति हेक्टर बीज दर होती है। यह सवाल बीएचयू के अंदर 2 बार पूछा जा चुका है, जेट के अंदर आ चुका है, आईसीआर के अंदर आ चुका है। मिर्च की प्रति हेक्टर बीज दर होती है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 1.5 किलोग्राम, बी है हमारा 3 किलोग्राम, सी है हमारा 4 किलोग्राम और डी है हमारा 5 किलोग्राम। बताइए जल्दी से, मिर्च की प्रति हेक्टर बीज दर होगी 1.5 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम या फिर 5 किलोग्राम। क्या होगा इसका जवाब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी जो जितनी भी सब्जियों वाली किस्में हैं या सब्जियों वाली जितनी भी आपकी सब्जियों वाली फसलें हैं, उन फसलों में से सिर्फ 2 या 3 फसलें ही ऐसी हैं मोस्टली। बाकी तो कद्दू वर्गीय की जो सब्जियां होती है उसमें तो सब में किलोग्राम में होती है, लेकिन इसके अलावा मिर्च और आपकी जो भिंडी होती है उसकी फसल की जो बीज दर होती है वो किलोग्राम में होती है। बाकी आपका मटर हो गया, आपका बैंगन हो गया, आपका टमाटर हो गया, आपकी पत्ता गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई, इनकी जो मात्रा होती है वो ग्राम के अंदर होती है। ठीक है, अब मिर्च की प्रति हेक्टर बीज दर जिसने दिया है 1.5 किलोग्राम यानी कि 1500 ग्राम, यानी कि आपका 1.5 किलोग्राम बिल्कुल सही जवाब है। मिर्च की प्रति हेक्टर बीज दर कितनी होगी, मिर्च की प्रति हेक्टर बीज दर होगी 1.5 किलोग्राम। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एफ्थाइजेशन क्रिया का संबंध किस रोग से है। अब इसको समझना है आपको ध्यान से। एफ्थाइजेशन क्रिया का संबंध किस रोग से। ऑप्शन नंबर ए है हमारा एफएमडी, बी है हमारा एंथ्रेक्स, सी है हमारा मिल्क फीवर और डी है हमारा टिक फीवर। अब देखिए, अगर आपको आंसर आता है तो दे दीजिए, वरना फिर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है इसके अंदर जवाब। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, जिसने इसका आंसर सही दिया है उनको भी बहुत अच्छी बात है, जिसने गलत दिया है उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सीखने का समय अपना। ठीक है, इसका जो आंसर होगा एफ्थाइजेशन का वो होगा एफएमडी, यानी कि फुट एंड माउथ डिजीज, खुरपका मुंह पका जो रोग होता है उसके अंदर एफ्थाइजेशन की क्रिया को किया जाता है। अब कैसे करते हैं, देखिए, जब पशुओं के झुंड में किसी पशु के अंदर एफएमडी या खुरपका मुंह पका रोग हो जाता है
तो उस रोगी पशु के मुंह पर विशेष प्रकार के सफेद कलर के झाग आते हैं। क्या आते हैं? झाग आते हैं। जब भी किसी पशु को ये रोग हो जाता है, मोस्टली ये जो रोग होता है ये भेड़ बकरियों में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो भेड़ बकरियों में जब ये रोग हो जाता है तो मुंह से विशेष प्रकार के झाग आते हैं और उन झागों को क्या करते हैं, उन झाग को वहां से लेकर और स्वस्थ जो पशु होते हैं उन स्वस्थ पशु के मुंह पर लगा दिया जाता है, जिससे उन स्वस्थ पशु के अंदर उस रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है और यही क्रिया कहलाती है एप्थाइजेशन। समझ में आ गया? बिल्कुल वापस से समझा देता हूं, ठंडे दिमाग से आपको सुनना है। देखिए, जब किसी पशु को खुरपका, मुंह पका या एफएमडी रोग हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, स्वस्थ पशु के मुंह के ऊपर, रोगी पशु के मुंह के ऊपर आए हुए झाग को स्वस्थ पशु के मुंह के ऊपर लगाते हैं। वापस से समझ लीजिए, रोगी पशु के मुंह के ऊपर जो झाग आते हैं उन झाग को स्वस्थ पशु के मुंह के ऊपर लगा देते हैं, जिससे स्वस्थ पशु के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है और वो रोग फिर उसको नहीं होता है। और यह क्रिया एप्थाइजेशन के नाम से जानी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि एफएमडी से रिलेटेड सवाल हर बार पूछा जाता है, तो ये सवाल आ सकता है। इसको ध्यान से एक बार फिर से समझ लेना, ठीक है। देखिए अब अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भैंस के दूध का आपेक्षिक घनत्व है। भैंस होती है, उसके दूध का आपेक्षिक घनत्व पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 1.024, बी है हमारा 1.026, सी है हमारा 1.032 और डी है हमारा 1.040। अब इसका जवाब दीजिए, भैंस के दूध का आपेक्षिक घनत्व होगा 1.040, 026, 032 या 040। देखिए जो इसका जो रियल आंसर होगा वो होगा 1.028 से 1.032 के बीच माना जाता है। वैसे तो 1.028 से 1.032 के बीच में, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपको रेंज में नहीं दिया गया है। तो अगर 1.028 होता तो वो भी सही होता और 1.032 होता तो वो भी सही होता। दोनों आपको एक साथ वो देगा नहीं, तो आपको दिया गया है 1.032 और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1.032। तो भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना हो जाएगा, भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व हो जाएगा 1.032। ये सवाल बार बार पूछा जाता है। मैंने सारे ही जो क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, अगर आप उनको भी अगर सही ढंग से देख लेते हो तो आपकी पूरी एग्रीकल्चर लगभग कंप्लीट हो सकती है। फिर देखिए अगला सवाल क्या है, पारलकमेडी किसकी नस्ल है। पारलकमेडी किसकी नस्ल है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा गाय, बी है हमारा भैंस, सी है हमारा भेड़ और डी है हमारा बकरी। अब जवाब देना है, पारलकमेडी किसकी नस्ल है। पारलकमेडी बताना है आपको किसकी नस्ल होती है। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला भैंस, बिल्कुल सही जवाब है। पारलकमेडी किसकी नस्ल मानी जाती है, पारलकमेडी नस्ल मानी जाती है भैंस की। किसकी मानी जाएगी, भैंस की नस्ल मानी जाती है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारा, ट्रैक्टर में उपयोग होने वाला आईसी इंजन है। ट्रैक्टर में उपयोग होने वाला आईसी इंजन, कल मैंने जब आज सुबह टेस्ट चल रहा था तो एक बच्चे ने पूछा था कि आईसी का मतलब क्या होता है। आईसी इंजन का फॉर्म होता है, जैसे BS3 इंजन होता है, BS4 इंजन होता है, वैसे आईसी इंजन का एक फॉर्म होता है, एक टाइप होता है, वो पूछा गया है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा डीजल, बी है हमारा पेट्रोल, सी है हमारा ए और बी दोनों और डी है हमारा कोई नहीं। बताइए जल्दी से, ट्रैक्टर में उपयोग होने वाला आईसी इंजन है, डीजल है, पेट्रोल है, ए और बी दोनों है, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा कोई नहीं। जवाब दीजिए इसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग इंजीनियरिंग टाइप का ये क्वेश्चन है। और जब आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ोगे, कॉलेज में जाओगे, तब वहाँ पर आपको पूरी की पूरी एक बुक पढ़ने को मिलेगी जो ट्रैक्टर इंजीनियरिंग के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो इसका जवाब जो होगा वो होगा डीजल। मोस्टली जो ट्रैक्टर चलते हैं, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, मोस्टली जितने भी ट्रैक्टर और जितने भी बड़े साधन जो चलते हैं वो डीजल से ही चलते हैं। क्यों डीजल से चलते हैं, क्योंकि डीजल का जो एवरेज होता है वो एवरेज ज़्यादा होता है और डीजल का जो क्या बोलते हैं उसको, डीजल का जो कॉस्ट होता है वो कॉस्ट कम होता है, तो कम कॉस्ट में ये ज़्यादा सर्विस दे सकते हैं। और पेट्रोल क्या होता है, पेट्रोल महंगी चीज़ होती है, लेकिन इसमें पावर बहुत ज़्यादा होता है पेट्रोल के अंदर, और ये पेट्रोल महंगा आता है और इसकी जो वर्क इफिशियंसी होती है, यानी कि ये जो एवरेज देता है वो एवरेज कम देता है। इसीलिए डीजल सस्ता होता है, पेट्रोल महंगा होता है। लेकिन जो गाड़ियाँ होती हैं वो डीजल गाड़ियाँ महंगी आती है और पेट्रोल गाड़ियाँ सस्ती आती है। अब इसके पीछे भी कंपनी का कोई लॉजिक होगा, कोई ना कोई, वो हम नहीं जानते, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए है हमारा रिटर, बी है हमारा कोरेंस, सी है हमारा पुरकिंजे और डी है हमारा मिलर। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था, रिटर ने, कोरेंस ने, पुरकिंजे ने या फिर मिलर ने। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था, रिटर ने, कोरेंस ने, पुरकिंजे ने या फिर मिलर ने। दीजिए इसका जवाब क्या होगा, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था, रिटर ने दिया था, कोरेंस ने दिया था, पुरकिंजे ने दिया था या फिर मिलर ने दिया था। बताइए इसका क्या जवाब होगा।
देखिए जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला रिटर, बिल्कुल सही जवाब है। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? पारिस्थितिकी शब्द जो दिया था वो दिया था रिटर ने। किसने दिया था? रिटर ने दिया था पारिस्थितिकी शब्द। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बगीचे में कितने प्रतिशत लॉन रखते हैं? अब देखिए जिसको लॉन पता नहीं है, लॉन का मतलब होता है जो घास का मैदान होता है उसको लॉन कहते हैं। किसको कहते हैं? लॉन। जो घास का मैदान होता है, जब हम देखते हैं बगीचा होता है, बगीचे में पेड़ भी उगे हुए हैं, झाड़ियाँ भी हैं, लेकिन आपको जो क्लियर एक हरे रंग का मैदान दिखाई देता है जहाँ पर घास उगी हुई होती है, उसको हम लॉन कहते हैं। तो अब ध्यान रखना, लॉन किसको कहते हैं? जहाँ पर घास उगी हुई होती है उसको लॉन कहते हैं। तो जो हम वैज्ञानिक विधि से या हम उद्यान विज्ञान की तकनीकी विधि से जब हम लॉन लगाते हैं, सॉरी लॉन नहीं, जब हम बाग लगाते हैं या बगीचा लगाते हैं, तो उसमें कितने प्रतिशत हिस्से में लॉन का हिस्सा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 10%, बी है हमारा 20%, सी है हमारा 30% और डी है हमारा 40%। तो बगीचे में कितने प्रतिशत लॉन रखते हैं? बताइए जल्दी से, 10, 20, 30 या फिर 40, कितने प्रतिशत रखते हैं? जवाब दीजिए, क्या होगा इसका जवाब? कितने प्रतिशत लोन रखेंगे? देखिए ये इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, ये आपको आएंगे ही आएंगे। जिसने इसका जवाब दिया है 30%, बिल्कुल सही जवाब है। बगीचे में हमेशा जो लोन का प्रतिशत भाग रखा जाता है वो 30% रखा जाता है, 30%। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करेले की बीज दर होती है, करेले की बीज दर। अब देखिए करेले का वानस्पतिक नाम क्या होता है? मेमोर्डिका चेरेंशिया। क्या होता है? मेमोर्डिका चेरेंशिया नाम से जाना जाता है इसको। और ठीक है, अब इसके अंदर बिटरनेस, कड़वाहट किसके कारण होती है? ये सवाल भी बार पूछ लिया जाता है। देखिए मेमोर्डिकिन नाम का एक तत्व पाया जाता है, एल्कोलॉइड पाया जाता है, उसके कारण इसके अंदर क्या होता है? कड़वाहट होती है। ठीक है, और करेले का जो रस होता है वो मधुमेह रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब इसकी बीज दर पूछिए। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 4 से 5 किलोग्राम, बी है हमारा 1 से 2 किलोग्राम, सी है हमारा 6 से 7 किलोग्राम और डी है हमारा 8 से 9 किलोग्राम। जवाब दीजिए, करेले की बीज दर होती है 4 से 5 किलोग्राम, 1 से 2 किलोग्राम, 6 से 7 किलोग्राम या फिर 8 से 9 किलोग्राम। क्या होगा इसका जवाब? करेले की बीज दर होती है, करेले की बीज दर बताइए जल्दी से, क्या होगा करेले की बीज दर? देखिए जिसने इसका जवाब दिया है, करेले की बीज दर का जिसने जवाब दिया है 4 से 5 किलोग्राम, बिल्कुल सही जवाब है। जो ए ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। करेले की बीज दर कितनी होगी? करेले की बीज दर होगी 4 से 5 किलोग्राम। कितनी हो जाएगी? 4 से 5 किलोग्राम। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बटरनट स्क्वैश किसको कहते हैं? बटरनट स्क्वैश किसको कहते हैं? अब ऑप्शन नंबर ए है हमारा फूल गोभी, बी है हमारा पत्ता गोभी, सी है हमारा कद्दू और डी है हमारा लौकी। अब बताइए जल्दी से, बटरनट स्क्वैश किसको कहते हैं? बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, एक नया क्वेश्चन है और आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन से। बताइए जल्दी से, बटरनट स्क्वैश किसको कहते हैं? पूरी क्लास अटेंड करनी है। देखिए सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चंस और बचे हैं। जिसने इसका जवाब दिया है कद्दू, बिल्कुल सही जवाब है। जो बटरनट स्क्वैश है वो कद्दू को हम कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको, इंपॉर्टेंट है ये। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेहरून किसकी किस्म है? मेहरून किसकी किस्म है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा बेर, बी है हमारा खजूर, सी है हमारा करौंदा और डी है हमारा आम। मेहरून किसकी किस्म है? मेहरून किस्म बतानी है आपको किसकी है। ऑप्शन नंबर ए है आपका बेर, बी है आपका खजूर, सी है आपका करौंदा और डी है आपका आम या मैंगो। बताइए मेहरून किसकी किस्म होगी? ये बहुत कंफ्यूज करने वाला सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। बताइए मेहरून किसकी होगी किस्म? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला, करौंदा या घरौंदा, घरौंदा नहीं करौंदा होता है। तो मेहरून किसकी किस्म हो जाएगी? मेहरून हो जाएगी करौंदा की किस्म। करौंदा को जब घरौंदा में लगाया जाता है तो वो हो जाता है हमारा गृहवाटिका। करौंदा को जब घरौंदा में लगाया जाता है, घरौंदा का मतलब घर में लगाया जाता है, तो वो गृहवाटिका का एक उपयुक्त उदाहरण माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन और है भाई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वापस बता देता हूँ, याद आ गया। अगर आपको पूछा जाता है कि बाग लगाने की सबसे पुरानी विधि कौन सी है, ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि बाग लगाने की सबसे पुरानी विधि कौन सी है तो आपको जवाब देना है गृहवाटिका, क्योंकि जो गृहवाटिका विधि है वो बाग लगाने की सबसे पुरानी विधि मानी जाती है। आपको ना ही औपचारिक पे ध्यान देना है, ना ही अनौपचारिक पे ध्यान देना है, ना ही मिश्रित शैली पे ध्यान देना है। आपको सीधा सा जवाब देना है, बाग लगाने की जो सबसे पुरानी विधि मानी जाती है वो मानी जाती है गृहवाटिका विधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बार बार पूछा जाता है ये। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाइनएप्पल किस प्रकार का पौधा है?
पाइनएप्पल किस प्रकार का पौधा से मतलब यहाँ पर ये है कि इसकी सेक्स फॉर्म पूछ रहा है। सेक्स फॉर्म से मतलब है कि इसके जो फूल आते हैं वो एक लिंगी होते हैं, दो लिंगी होते हैं, या द्विलिंगी होते हैं, या उभयलिंगी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा मोनोसियस, बी है हमारा डायोसियस, सी है हमारा ए और बी दोनों, और डी है हमारा कोई नहीं। तो पाइनएप्पल किस प्रकार का पौधा है? मोनोसियस है, डायोसियस है, ए और बी दोनों है, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा कोई नहीं। क्या होगा इसका जवाब? पाइनएप्पल किस प्रकार का पौधा है? मोनोसियस है, डायोसियस है, ए और बी दोनों है, या फिर कोई नहीं? बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है पाइनएप्पल का, जिसने जवाब दिया है कि पाइनएप्पल कौन सा है, तो मोनोसियस होगा। क्या होगा? पाइनएप्पल एक मोनोसियस प्लांट माना जाता है। कभी हम नेक्स्ट अगली क्लास लगाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे मोनोसियस क्या होता है, डायोसियस क्या होता है, गायनोडायोसियस क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ ये समझ लीजिए कि इसमें एक विशेष प्रकार के फूल आते हैं जिसमें एक ही लिंग पाया जाता है, उसको मोनोसियस कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से आम की किस्में। अब ये बहुत ही ईजी सवाल है, मैंने आपको पहले ही कह दिया था कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ही ज़्यादा ईजी होंगे, उनसे आपको ना तो कोई फायदा होगा ना आपको कोई नुकसान होगा। ठीक है, तो वो कुछ क्वेश्चन आपको जानबूझकर मिलेंगे, ऐसे डाले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा गोल, बी है हमारा सिंधु, गोल नहीं ये गोला है बेर की किस्म, बी है हमारा सिंधु, सी है हमारा ड्वार्फ कैवेंडिश, और डी है हमारा कोई नहीं। तो निम्न में से आम की किस्म कौन सी हो जाएगी? जिसने इसका बी जवाब दिया है सिंधु, बिल्कुल सही जवाब है। जो सिंधु किस्म है वो आम की किस्म है। सिंधु किसकी किस्म है? आम की किस्म है। और जो गोला है वो किसकी है? गोला बेर की किस्म है। और ड्वार्फ कैवेंडिश किसकी है? ड्वार्फ कैवेंडिश आपके केले की किस्म मानी जाती है। ठीक है, और ड्वार्फ का मतलब क्या होता है? ड्वार्फ का मतलब होता है बोना। ड्वार्फ का मतलब क्या होता है? बोना होता है। तो बोने से आपको अंदाजा लग गया होगा कि जो ड्वार्फ कैवेंडिश है वो बोनी किस्म है। किसकी बोनी किस्म है? केले की बोनी किस्म मानी जाती है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए अगला सवाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला सवाल है केले का प्रवर्धन करते हैं। केले का प्रवर्धन किससे करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए केले का प्रवर्धन किससे करते हैं? जब मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इससे क्या होता है कि आप उस क्वेश्चन की तरफ आपका दिमाग ध्यान आकर्षित होता है। तो उसको ध्यान से देखते हो तो आपको क्लास में ही पूरा याद हो जाता है। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है जब मेरे स्टूडेंट नई नई उपलब्धियों को छूते हैं, नई नई ऊंचाइयों को छूते हैं, उनको याद हो जाता है, तो फिर उसको रिवीजन की जरूरत पड़ती है। और मैं ये गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ, अगर आपने हमारी सारी क्लास अटेंड की है तो आपको एग्रीकल्चर में 40 में से मैं कह रहा हूँ 38 प्लस क्वेश्चंस आपको सोल्व कर सकते हो आप, ये मेरी गारंटी है। और बायोलॉजी की अगर आपने अटेंड की है तो बायोलॉजी की, क्योंकि थोड़ी अभी टॉपिक वाइज क्लास नहीं स्टार्ट की गई है, तो लगभग फिर भी आप अभी 40 में से सिर्फ और सिर्फ अगर आपने सिर्फ और सिर्फ हमारी क्लास ही अटेंड की है तो 40 में से तो 15 क्वेश्चन तो आप अभी आसानी से कर सकते हो। और अगर आप सिस्टम से पढ़ते भी हो, रूम पे थ्योरी भी पढ़ते हो, घर पे थ्योरी भी पढ़ते हो, और तैयारी थोड़ी अच्छी है, तो लगभग आप 25 क्वेश्चन के समथिंग आराम से क्लियर कर लोगे, कहीं आपको कोई समस्या नहीं है। बस आपको करना यह है कि रिवीजन को कंटिन्यू रखना है, आपको भूलना नहीं है उन चीज़ों को। ठीक है, सिर्फ 1 महीने की बात हो रही है, फिर उसके बाद में तो कॉलेज जाना आराम से चश्मा लगा के, कोई दिक्कत नहीं है। तो केले का प्रवर्धन करते हैं, केले का प्रवर्धन जो करते हैं वो सकर्स के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? जिसने सी जवाब दिया है सकर्स, बिल्कुल सही जवाब। केले का प्रवर्धन किससे करेंगे? केले का प्रवर्धन, प्रसारण, प्रोपोगेशन जो करेंगे वो करेंगे सकर्स विधि के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रोजन की कमी के लक्षण पौधे के किस भाग पर दिखाई देते हैं? देखिए ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। ये टेक्निकल क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। नाइट्रोजन की कमी के लक्षण पौधे के किस भाग पर दिखाई देते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हमारा नई पत्तियां, बी है हमारा पुरानी पत्तियां, सी है हमारा तना, और डी है हमारा फूल। नई पत्तियां, पुरानी पत्तियां, तना या फिर फूल। क्या होगा इसका जवाब? नाइट्रोजन की कमी के लक्षण पौधे के किस भाग पर दिखाई देंगे? नई पत्तियों पर, पुरानी पत्तियों पर, तने पर, या फिर फूल के ऊपर? बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला, पुरानी पत्तियों पर, बिल्कुल सही जवाब है। जो नाइट्रोजन की कमी के लक्षण होते हैं वो पुरानी पत्तियों पर सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। किस पर दिखाई देंगे? पुरानी पत्तियों पर सबसे ज्यादा दिखाई देंगे। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेर में प्रूनिंग कब करते हैं? आज तक का सबसे खतरनाक सवाल। क्यों सवाल? क्योंकि इसका आंसर अलग जगह के हिसाब से इसका सवाल का आंसर बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? क्योंकि मोस्टली जो बेर होता है वो राजस्थान में उगाया जाता है, लेकिन इसकी मध्य प्रदेश में भी इसको उगाया जाता है और कहीं कहीं इसको यूपी में भी उगाया जाता है। तो जो प्रूनिंग का समय होता है वो सब में अलग अलग होता है। लेकिन अगर राजस्थान की बात की जाए तो आपको अप्रैल आंसर देना है। ठीक है, अगर जेठ में ये सवाल आएगा तो आपको आंसर क्या देना है इसका? जेठ में अगर आपका सवाल आता है तो आपको आंसर देना है अप्रैल। अगर आपके फिर इसके अलावा आपके BHU ICR में आपका सवाल आता है तो आपको देना है मई का अंतिम सप्ताह या अप्रैल का प्रथम सप्ताह। ठीक है, मई का अंतिम सप्ताह या फिर अप्रैल का प्रथम सप्ताह। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। वहां पर वो आपसे
अप्रैल का अंतिम सप्ताह और मई का प्रथम सप्ताह। ठीक है, अप्रैल मई आंसर देना है आपको। ठीक है, समझ में आ गया, अप्रैल मई। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा और बहुत ही धांसू क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है मानसून किस भाषा का शब्द है। अब ये सवाल क्यों आ सकता है, ये सवाल इसलिए आ सकता है क्योंकि आपको पता है बच्चों की परसों के दिन मानसून हमारे इसमें एंटर कर चुका है और मानसून आ चुका है, तो इस प्रकार से ये दिमाग में ये सवाल उनके आ सकता है और वो दे सकते हैं आपको। ठीक है, तो मानसून किस भाषा का शब्द है, हिंदी का है, इंग्लिश का है, ग्रीक का है या फिर अरबी का है, बताइए जल्दी से। मानसून किस भाषा का शब्द है, हिंदी, इंग्लिश, ग्रीक या अरबी। मानसून किस भाषा का शब्द है, हिंदी, इंग्लिश, ग्रीक या फिर अरबी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए, बी, सी या फिर डी। किस भाषा का शब्द है, जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला, अरबी भाषा का शब्द है। बिल्कुल सही जवाब है, मानसून किस भाषा का शब्द है, मानसून अरबी भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है बच्चों देखो ये जो ऊपर लिखा हुआ है हिंदी, ये किस भाषा का शब्द है, ये भी इधर आ जाओ, सीधे अरबी भाषा का, फारसी भाषा का शब्द है, अरबी का नहीं है, फारसी भाषा का शब्द है, ध्यान रखना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये हिंदी वाला तो एक बोनस टिप थी मेरी तरफ से। तो अब सबको ध्यान रखना है कि ये 40 क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिए हैं, कल बायोलॉजी के भी हो जाएंगे, उनकी भी सोल्व करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप अपनी तैयारी को बनाए रखें, कंटिन्यू क्लास में आते रहें, थ्योरी पढ़ते रहें और थ्योरी के साथ साथ आप क्या करें, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते रहें ताकि आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब ये क्लास आपको कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे थे टेस्ट के अंदर, ये आपको बताना है। जब मैं आपको बोलता हूँ कि भाई आप कमेंट करो तब तो आप कमेंट करते हो, जब मैं आपको बोलता हूँ नहीं बोलता हूँ या बोलना भूल जाता हूँ तो कोई कमेंट नहीं करता है, सब अपने अपने घर को चले जाते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं। तो इतना तो कर ही सकते हो कि हर बार मुझे बोलने की ज़रूरत थोड़ी पड़ेगी कि लाइक कर दो, कमेंट कर दो, या न्यू स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर दो। इतना तो आप ही समझदार हो यार, कर सकते हो, तो थोड़ा आप सपोर्ट करिए। इतना हम कर रहे हैं तो थोड़ा तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलेंगे ठीक सुबह 11:30 बजे एक एग्रीकल्चर की धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, खाते पीते रहिए, पढ़ते भी रहिए क्योंकि बाहर तो कोरोना है।